नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्तिकालीन कवियों के संबंध में प्रमुख आलोचनात्मक कथन कि जो हिंदी साहित्य के जो चार भाग मुख्यतः आप जानते हो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्तिकाल का जो टॉपिक है उस संदर्भ में भक्ति काल के बारे में आलोचकों द्वारा जो कथन कहे गए या भक्ति काल के जो कवि है उनके बारे में जो कथन कहे गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको कथन इनके बताए जाएंगे, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता रहता है और हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो तो भक्ति काल के संदर्भ में आलोचनात्मक कथन है वो जरूर एक पूछा जाता है। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कथन है उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन किसका था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन जो अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य की हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये जो कथन है सूरदास के बारे में राम कुमार वर्मा जी का। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ये जो कथन है आचार्य शुक्ल जी का। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। ये कथन किसका है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान को अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी कली काल की वाल्मीकि है। बहुत बार एग्जाम में ये जो पूछा गया है कथन किसका कथन है? नाभादास का। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये जो कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। काफी बार परीक्षा में ये पूछा गया है कथन। कबीर की भाषा सदूकड़ी है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
और कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। ये किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का ये कथन। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। ये जो कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। ये जो कथन था सूरदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना स्मिथ ने। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो। ये जो कथन रामचरितमानस के बारे में कहा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा। कविता करके तुलसी ने लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला, काफी चर्चित जो पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता की हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। रामचंद्र जी शुक्ल एक कथन। यदि इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, हिंदी साहित्य को आप ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश ना करें। इसे सबसे पहले व्यवहारिक तौर पर इसे पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि किताबों के ढेर लगा लेते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र जी का है, ये सरस्वती पांडे जी का है, ये फलाना दिगड़ा, जो अलग अलग नाम राइटरों की जो किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। तो उनसे कहना चाहूँगा आप कोई भी बुक पढ़ो हिंदी साहित्य की, एग्जाम्पल के तौर पर नगेंद्र जी शुक्ल जी, लेकिन इनको कम से कम पूरी पढ़ो अच्छी तरह से 2 या 3 बार। ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे नगेंद्र जी की या शुक्ल जी की बुक ले आए लेकिन उनको पढ़ते एक बार भी नहीं है। शुरू के 15-20 पेज पढ़कर और उसके बाद नई बुक की ओर देखने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे हमें दूर करना है और एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है कि कोई भी टॉपिक हो वो पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो, ताकि उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से आप अगर अपनी तैयारी को जारी रखोगे तो जल्द ही आपको सफलता मिलेगी, ये तो निश्चित है। और हिंदी साहित्य में थोड़ा आप इस प्रकार भी अध्ययन करें, जिस प्रकार पहले कुछ विवरणात्मक जो टॉपिक है वो पढ़ें, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसी टॉपिक से, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका अध्ययन करने के बाद बहुत सारी चीजें वो आपको जो कंठस्थ याद हो जाएगी। और अगर आप या तो सीधा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो आपके जो टॉपिक वो समझ में नहीं आएगा, वो तो एक रट्टा लगाने वाली बात रही। और अगर आप किसी टॉपिक को विवरणात्मक रूप से पहले पढ़ते हो, उसके बाद अगर कहीं कोई भी बुक आपके पास हो उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों हमारे जो YouTube चैनल है, ये जो हिंदी साहित्य चैनल, इस पे जो भी वीडियो डाले गए हैं वो महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर ही डाले गए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप इसके अलावा भी काफ़ी वीडियो
हमारे चैनल पर देख सकते हो, जहाँ पे कैटेगरी वाइज प्ले लिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप सिलेक्ट करके और उस टॉपिक से संबंधित वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, आपसे आज की चर्चा पर यहीं विदा लेते हैं और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल द्वारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी मित्रों की ओर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।